हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेपरेबल कर्नल। अब कर्नल तो आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है। नेक्स्ट अब आएगा कि सेपरेबल कर्नल वर्ड हम कब यूज़ करते हैं। देखो, कोई भी कर्नल KST हम उसको सेपरेबल या फिर डीजेनरेट कब बोलेंगे, जब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ S एंड T। मतलब KST को आपने सेपरेट करके लिखना है इन टर्म्स ऑफ S एंड T। जब आप किसी भी फंक्शन को, फॉर एग्जांपल जैसे s प्लस टी लेके चल रहे हो, इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं s इंटू टी की पावर 0 प्लस टी इंटू एस की पावर 0। मतलब s और t के प्रोडक्ट की टर्म्स में आप उस फंक्शन को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। कोई भी फंक्शन s और t की टर्म्स में जब एक्सप्रेस हो जाता है तो अब हम उसको क्या बोलते हैं? सेपरेबल कर्नल। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये नेट में भी बार बार आता है। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि इंटीग्रल इक्वेशंस को हम सेपरेबल कर्नल के साथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड को पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि रिडक्शन टू अ सिस्टम ऑफ एल्जेब्राइक इक्वेशंस। सॉल्व कैसे करते हैं इसे हम? अब देखो, ये मेथड हमारा कब एप्लीकेबल होता है? जब हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ते हैं सेकेंड काइंड की। याद होगा, पहले भी बताया था सेकेंड काइंड की इक्वेशन होने का क्या मतलब है। पहले तो अपर लिमिट उसकी फिक्स होगी और आपने अल्फा इसको क्या लिया हुआ था वहाँ पे 1। तो यहाँ देखो, ये हमारी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है सेकेंड काइंड की। KST को आपने सेपरेबल कर्नल ले लिया। सेपरेबल कर्नल लेने का क्या मतलब होता है कि आप KST को S और T की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो AIS हैं या BIT हैं, अभी इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो, A1 A2 AN B1 B2 BN, ये सारे फंक्शन कैसे होंगे? LI होंगे। LI होंगे मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस का सेट चूज़ करना है हमने यहाँ पे। अब ये तो आपने KST चूज़ कर लिया। सेकेंड इक्वेशन को आपने क्या करना है? फर्स्ट में पुट कर देना है। देखो, हमने यहाँ पुट कर दिया तो यही इक्वेशन बनेगी। सेम अब हमने क्या करा? इंटीग्रेशन देखो T की टर्म्स में हो रही है तो S वाला पैरामीटर बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन किसकी टर्म में हो रही है? T की टर्म में। यहाँ पे हमने इस कांस्टेंट को क्या न्यू नेम दे दिया? CI। सेपरेबली आपने लिखना भी है, वेयर CI इज इक्वल टू A टू B BIT GT DT। फिर नेक्स्ट अब हमने क्या करा? उसके बाद जो प्रॉब्लम रिड्यूस हो चुकी थी, CI वाली इक्वेशन को हम कैसे चेंज करेंगे? देखो, इक्वेशन क्या है? GS हमारी किसकी इक्वल है? FS प्लस लैम्डा I1 2 N AIS CI। सेपरेट कर रहे हो आप इक्वेशन को। अब सेपरेट किस केस में करना है? इक्वेशन तो आपकी यही बनी थी FS प्लस लैम्डा A1 S इंटू CI। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? CI की वैल्यू को पुट करना है। CI की वैल्यू हमने पीछे अभी करी थी जब यहाँ पे हमने पुट कर रहे हैं। CI कितना था हमारा? BIT GT DT। देखो, यही वैल्यू थी। यहाँ पे क्या था? GT की वैल्यू को आपने अब यहाँ पे पुट करना है। GT आपका कितना होगा? यहाँ से लेके चलोगे f ऑफ t, ये वाली इक्वेशन में s को t से रिप्लेस करा दोगे, f ऑफ t AIT CI। ठीक है, ये हमने देखो यहाँ पे पुट करा दिया k की टर्म्स में। अब क्या करा आपने? ये पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लिया। फिर आपने इस इक्वेशन को आपने लैम्डा से डिवाइड किया। लैम्डा से डिवाइड करने के बाद देखो, हमने AIS का जो समेशन है उसको बाहर निकाल दिया। हमने इसको बाहर क्यों निकाला है? हमने AI को जब चूज़ किया था तो कैसा चूज़ किया था? LI। दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो फंक्शंस तो हम नहीं छेड़ सकते जो LI हैं। तो फिर जो दूसरी टर्म बची वो किसके इक्वल हो जाएगी? हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी दूसरी टर्म। अब देखो, ये वाले पार्ट को हमने क्या चूज़ कर लिया? f ऑफ I। ये वाले पार्ट को क्या चूज़ कर लिया? AI K। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0 में। I कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 1 से लेके n तक। तो एक बार I को 1 पुट करा, एक बार 2, एक बार n। अब देखो, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नीचे कैसे रिड्यूस हो गया। हमने क्या करा? K को 1 से लेके n तक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो A11 C1 12 C2 A1n Cn F1 के इक्वल। फिर 21 22 2n, सब कुछ हमने F1 से लेके Fn तक पुट कर दिया। फिर क्या किया हमने? देखो, ये वाली टर्म C1 है ना, C1 को हमने कॉमन ले लिया। C1 को कॉमन लेंगे क्या होगा? 1 माइनस लैम्डा A1 1, फिर C2, फिर C3 सो ऑन। हमने n तक इन टर्म्स को कॉमन ले लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? इनको एल्जेब्राइक एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो जो भी हमारे पास C1 C2 Cn के कांस्टेंट आ रहे थे, हमने उसको d लैम्डा मान लिया। अब देखो, अगर तो यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो d लैम्डा कैसा होगा? नॉट इक्वल टू 0। और इन केस अगर d लैम्डा हमारे पास 0 आ जाता है, वहाँ पे हमारे पास दो केस आएंगे। एक तो होगा नो सॉल्यूशन का केस, एक होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस।
ठीक है, तो इसी अलजेब्राइक मेथड से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल के चेक किया करेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है दैट मीन्स वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन, एंड इफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो इन दैट केस वी हैव टू केसेस, नंबर वन नो सोल्यूशन, नंबर टू इनफाइनाइट सोल्यूशंस।